एक बिटिया अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उनका पिता जो होता है उस कमरे में पहुंचता, बिटिया के शरीर पे अलग अलग तरीकों से हाथ डालना शुरू करता है। धीरे धीरे बिटिया की जब नींद टूटती है तो नींद टूटने के बाद वो देखती है कि उनका पिता ही उनके साथ गलत काम करने का कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही अपने पिता को अपने सामने में देखता है तो पिताजी को बोलते हैं, पिताजी मैं आपकी बिटिया हूँ, आप क्या कर रही हैं मेरे साथ। अभी ये बात बिटिया अपने पिता को कह ही रहे थी कि तभी उनका माँ उस कमरे में पहुंचती है और पहुंचने के बाद अपने पति का हाथ पकड़ करके सीधा वो एक दूसरे रूम में ले जाते हैं। उस दिन तो बिटिया किसी तरह से बच जाती है, लेकिन इसके बाद जो उस घर में गंदी हरकतें चालू होता है उस पिता, उस बिटिया और उस बहू के साथ, वो गंदी हरकत हर किसी के लिए परेशान करने वाला था, हर किसी के लिए हैरान करने वाला था। आखिर समझते हैं आज की इस पूरी सच्ची घटनाक्रम की ओर। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, अगर कहानी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इस पूरा घटनाक्रम का शुरुआत होता है देश की राजधानी दिल्ली से। एक जगह होता है जिनका नाम होता है पांडव नगर। इसी पांडव नगर के ही पास में ही रामलीला ग्राउंड और अशोक नगर के गंदे नाले, उसी के पास से कुछ सब मिलते हैं। सब मिलने के बाद वहाँ के स्थानीय लोग पुलिस वाले को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले भी उस जगह पे पहुँचते हैं। जगह पे पहुँचने के बाद पुलिस वाले देखते हैं कि कुछ सब जो है वो टुकड़े के रूप में पड़े हुए हैं। अब पुलिस उस सब को कब्जे में लेते हैं, लेकिन शुरुआत में जो सब पुलिस के कब्जे में आए थे उसमें से शरीर के कुछ ही पार्ट जो पुलिस को मिले थे। अब पुलिस वाले जैसे ही सब को अपने कब्जे में लेते हैं, कब्जे में लेने के बाद पुलिस वाले को लगता है अगर कुछ शरीर के टुकड़े अगर यहाँ मिले हैं तो बाद बाकी टुकड़े भी कहीं ना कहीं आस पड़ोस में ही होंगे। पुलिस की कई टीम उस घटना स्थल पे पहुंचने के बाद छानबीन करना शुरू करता है। आस पड़ोस में जो वहाँ के झाड़ी थे वहाँ पे भी खोजना को शुरू करता है। धीरे धीरे पुलिस को कुछ ही और सब जो उनको मिल पाते हैं। अब सबको मिलने के बाद पुलिस वाले शिनाख्त में लग जाते हैं कि आखिर ये सब किनका है। स्थानीय लोगों से भी पूछा जाता है, तब तक में समाचार पत्र में भी दिया जाता है जो कहीं से भी इस सब के बारे में कोई सुराग मिल जाए। आस पड़ोस के थाने से भी पता किया जाता है जो कोई व्यक्ति जो गुमशुदा की अवस्था में हो, जो घर से गायब हो, जिन पे कोई एफआईआर दर्ज करवाया गया हो, लेकिन आस पड़ोस के भी थाने से कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं मिलता जो किसी व्यक्ति के गुमशुदा की रिपोर्ट हो। अब पुलिस वाले के लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि आखिर ये सब किनका है, और ना ही इसके बारे में कोई अता पता, ना ही आस पड़ोस के थाने से भी कोई इन्फॉर्मेशन, ना ही कहीं किसी के लापता होने का भी खबर, और ना ही कोई व्यक्ति इनका शिनाख्त कर रहा है। आखिर ये पूरा मामला कहाँ है। समय बीतता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 से 4 महीना, लगभग 5-6 महीना बीत जाता है। तब तक पुलिस के पास कोई भी सबूत, कोई भी चीज हाथ नहीं लगता है आखिर सबकी शिनाख्त हो सके ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। तभी ये केस को पुलिस से हटा करके क्राइम ब्रांच की टीम को दी जाती है। अब क्राइम ब्रांच की टीम जब इस केस में पढ़ते हैं तो और कुछ जांच की जो टीम होती है, फोरेंसिक जांच, सारे जांच किए जाते हैं और सब टीमें इसमें लगते हैं, केस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं आखिर ये पूरा घटनाक्रम में छिपे हुए लोग कौन है और इस घटना का अंजाम देने का कारण क्या था। क्योंकि जिस समय में ये पूरा मामला सामने आया था उससे पहले शायद श्रद्धा वाडंकर का आप मामला सुने होंगे, जिनके बॉडी के कई टुकड़े किए गए और फिर उनके टुकड़े को अलग अलग जगहों पे फेंका गया। तब हैरान करने वाली घटना ये भी था आखिर ये घटनाक्रम कहाँ से आया। अब क्राइम ब्रांच की टीम लगती है। टीम लगने के बाद क्राइम ब्रांच अपने स्तर से जांच पड़ताल करते हैं। क्राइम ब्रांच दिमाग लगाते हैं क्यों ना इस पांडव नगर में रहने वाले एक लोगों के डोर टू डोर जाके पूछा जाए जो कोई व्यक्ति जो आज से 4-5 महीना पहले से घर से गायब भी हुई। अब क्राइम ब्रांच की टीम एक लोगों के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद उनसे पूछते हैं कि आपके घर से कोई व्यक्ति लापता भी है या आपके आस पड़ोस से कोई व्यक्ति लापता भी है जिसके बारे में आप जानते हैं, जो पहले यहाँ रह रहे थे लेकिन अचानक से वो घर से गायब हो गए। एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस उस घर में पहुंचते हैं जिस घर में वो व्यक्ति अंजन दास रहा करते थे। अब पुलिस वाले उस घर में भी पहुंचते हैं। पास के लोगों से भी पता चलता है बगल में जो अंजन दास थे लगभग 5-6 महीना से घर से गायब, इनका कोई अता पता नहीं है। घर वाले का भी बताया कि वो अपने पुराने वाले घर पे चले गए। अब पुलिस वाले उस घर पहुंचते हैं। घर में पहुंचने के बाद उस परिवार के लोगों से पूछना शुरू करता है कि आखिर तुम्हारे घर में जो अंजन दास रहते थे, तुम्हारे पिता और उस पूनम देवी के पति, आखिर वो कहाँ। अब जब पूनम देवी से इस चीज़ों के बारे में पूछा जाता है तो शुरुआती दौर में ही पूनम देवी से जब सवाल जवाब किया जा रहा था, उनके बेटे से भी जब सवाल जवाब किया रहा, उनके तरफ से जो आंसर आ रहा था वो क्राइम ब्रांच की टीम को संतुष्टि नहीं मिल रहा था।
क्राइम ब्रांच की टीम सोचते हैं क्यों ना आस पड़ोस के सीसीटीवी को खंगाला जाए। जिस डेट में ये सब मिला था उस डेट से तो 4 दिन 5 दिन पहले की सीसीटीवी को खंगाला जाए, आखिर कहीं से कोई सुराग मिल जाए। पुलिस वाले उस डेट की आस पड़ोस के सीसीटीवी को खंगालना शुरू करता है। एक एक सीसीटीवी को चेक करते एक सीसीटीवी में ऐसा भी आता है जिस सीसीटीवी के कैमरे में वो दोनों व्यक्ति रिकॉर्ड हुए थे, जिनमें दीपक और उनकी मां रिकॉर्ड हुए थे। उनके हाथ में एक बैग था, वो बैग लिए थे, इधर से बाहर जाते हैं लेकिन उधर से लौटने वक्त वो खाली हाथ लौटते हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही इस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो पुलिस वाले का शक गहरा गया था कि इस घटनाक्रम के पीछे कोई और नहीं बल्कि यही माँ बेटे का ही हाथ हो सकता है। फिर माँ बेटे को दोनों को एक साथ बैठाते हैं, रवैया दिखाते हैं और फिर जब उनसे पूछताछ होता है, फिर जब घटनाक्रम के बारे में खुलासा होता है तो वो घटनाक्रम हर किसी के लिए हैरान करने वाला, परेशान करने वाला। दरअसल ये मामला का शुरुआत होता है बिहार प्रदेश से। बिहार प्रदेश में ही एक लड़की का शादी होता है 13 वर्ष की उम्र में, जिनका नाम होती है पूनम। पूनम की 13 वर्ष की उम्र में ही शादी होती है। पहली बार पूनम की शादी सुखदेव तिवारी से होता है और 14 वर्ष की उम्र में पूनम देवी माँ बनती है। अब जब माँ बनती है तो सुखदेव तिवारी अपना घर के लिए कमाने के लिए वो घर से बाहर निकलते और दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद 2 साल 3 साल बीतने के बाद घर वाले को कोई पता नहीं। पत्नी भी अपनी बेटिया को साथ में लेते और साथ में लेने के बाद दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में उनका खोजबीन करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, सभी फैक्ट्रिया में जाते हैं, कई तरहों से पता लगाने की कोशिश करते हैं, थाने वाले के पास भी जाते हैं, लेकिन कहीं से भी सुखदेव तिवारी का कोई भी पता नहीं चलता। जहाँ पे पूनम देवी रह रहे थे, जहाँ से अपना पति का खोजबीन कर रहे थे, वहीं पे रहने वाले एक कैलूदास होता है। अब कैलूदास से पूनम देवी का नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब जैसे उनसे नजदीकियां बढ़ती है तो धीरे धीरे दोनों का दोस्ती होता है, फिर दोनों का दोस्ती प्यार में बदलते हैं और फिर प्यार उनका शादी में बदलते हैं। फिर कैलूदास और पूनम ने मिलकर के शादी करते हैं और वहीं कैलूदास और पूनम से 2 बच्चे होते हैं, जिनमें एक बेटी और एक बेटा। बेटा का नाम दीपक रखा जाता। कैलूदास जो था वो अक्सर शराब पिया करता था। अब शराब पी करके घर आने के बाद अक्सर पति पत्नी में दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। धीरे धीरे कैलूदास की तबीयत बिगड़ने लगता है और अचानक एक दिन कैलूदास इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। जांच पड़ताल में पता चलता है कि कैलूदास को कैंसर की वजह से उनका अंत हो गया। जहां पे पूनम देवी अपने पति कैलूदास और अपने बच्चे के साथ रह रहे थे, वहीं पे दूसरे मंजिल पे रहने वाले एक लिफ्ट मैकेनिक अंजन दास से पूनम देवी का दोस्ती हो जाता है। अब फिर उनकी दोस्ती का सिलसिला भी वही होता है, उनकी भी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलते हैं और फिर पूनम देवी और अंजन दास दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अब इधर बेटी भी जवान हो जाती है तो बिटिया की शादी की जाती है, लेकिन अचानक से बिटिया की शादी जहां होता है उनका पति का अचानक से उनका तबीयत खराब होता है और तबीयत खराब होने के बाद उनके पति का भी देहांत हो जाता है। अब पति के देहांत होने के बाद बिटिया भी अपने ससुराल को छोड़ करके अपने घर पे रह रही थी। इधर उनका बेटा जो दीपक होता है उनका भी शादी होता है। दीपक भी अपने पत्नी के साथ जहाँ पे उनके माता पिता रह रहे थे उनसे ही दूर एक कमरे किराए पे लेते हैं और उसी किराए के कमरे पे दीपक अपने पत्नी के साथ रह रहे थे। अब यहाँ घर में अंजन दास और उनकी पत्नी पूनम और उनकी एक बेटी रहती थी। एक दिन अचानक अंजन दास घर पहुँचते हैं। शराब के नशे में थे, काफ़ी ज़्यादा उनको नशा था। घर पहुँचने के बाद वो सीधे अपनी बिटिया के कमरे में पहुँचता और अपनी बिटिया के साथ छेड़खानी शुरू करता। तभी अचानक उनकी माँ पहुंचती है। उस दिन तो बिटिया को बचा लेता है, लेकिन अब ये सिलसिला उसका हर दिन का चालू था। फिर दूसरे दिन भी वही घटनाक्रम होता जो घटनाक्रम अंजन दास पहली बार किया था। अब अंजन दास की ये घटनाक्रम को देख करके माँ काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, परेशान थी। माँ उनसे लड़ाई झगड़े करते रहता था क्योंकि अंजन दास का ये जो रवैया था वो काफ़ी बदला हुआ था। जब भी वो अपने बेटे के घर पे भी जाता तो उनका नज़र जो था अपने बहू के प्रति भी गलत नज़र था। वो अपने बहू के साथ भी गलत करना चाहता था, गलत करने का कितना बार प्रयास भी किया। ये सब चीज़ों के बारे में पूनम देवी को पता चल चुका था, जिस वजह से उस घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई और झगड़े अंजन दास और पूनम देवी के साथ होते रहता था। एक दिन अचानक अंजन दास जो तो अपना बेटे के घर पे पहुंचता है। घर पे पहुंचने के बाद दोनों मिल करके शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद उनके पिता बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे माँ जो है वो अपने पहले पति को भी किसी कारणवश मरवा दिया था और फिर दूसरा पति जो है उनका भी कत्ल करवाया और अब चाहता है कि वो मेरा भी कत्ल करवा दे। अब दीपक जैसे ही इस बातों को सुनता है तो सबसे पहले उसको इस चीज़ों पे भरोसा नहीं होता। वो सोचने लगता है कि हो सकता है पिताजी शराब की नशे में हो, जिस कारण से वो सारे बातों को मुझे बता रहा है। लेकिन फिर जब सुबह होते हैं, सुबह होने के बाद फिर पिता वही बातों को दोहराते हैं। दोहराने के बाद बोलते हैं कि बेटा तुम अपने माँ को इस दुनिया से हटा दो, तभी तुम मेरा जिंदा मुंह देख सकते हो। अगर तुम चाहते हो मुझे इस दुनिया में जिंदा देखने के लिए तो तुम्हें इस दुनिया से अपने माँ को हटाना पड़ेगा। अब बेटा जैसे इस बातों को फिर सुनता है
शायद अब उनको विश्वास और भरोसा हो गया था कि पिताजी अपने सही हालत में ही ये सारे बात मुझे कह रहे हैं। वो तुरंत अपने माँ के घर पहुंचते और घर पहुंचने के बाद वो सारा घटनाक्रम के बारे में अपने माँ को बताते हैं। अब जैसे ही माँ इस पूरा घटनाक्रम के बारे में जानता है, घटनाक्रम के बारे में जानने के बाद माँ गुस्सा में हो जाते हैं और फिर अचानक एक प्लानिंग तय होती है। प्लानिंग के अनुसार से दीपक का जो वाहन होता है वो अपने भाई के यहाँ पहुँचते हैं। फिर अचानक शाम को जब पिता अंजन दास शराब की नशे में घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के बाद फिर उनको काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाई जाती है और फिर शराब पिलाने वक्त ही उनके शराब की बोतले में कुछ नशीली दवाई मिलाई जाती है। अब जैसे ही अंजन दास शराब पीते हैं वो बेहोश होकर के गिर जाते हैं और फिर उस घर में रखे हुए एक धारदार हथियार जो दीपक उठाते हैं वो अपना पिता पे तब तक वार करने लगता है जब तक उसका पिता का देहांत नहीं हो जाता। अब जैसे ही पिता का देहांत होता है तो उनके शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है। रात भर उसका शरीर उसे कमरे में पड़े रहता है। लगभग शरीर के जितने भी ब्लड होते हैं वो सारे मानो निकल गए थे। पूरा रूम खून से भरा हुआ था। सुबह होता है। सुबह होने के बाद दीपक मार्केट जाते हैं और मार्केट जाने के बाद कुछ औजार लेके आते हैं और फिर अपने पिता के सब के 10 टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद सभी टुकड़े को फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने के बाद धीरे धीरे वो माँ बेटा मिलकर के अशोक नगर और रामलीला मैदान की तरफ जाकर के उस सब को फेंकना शुरू करता है और कई बार तो वो जाकर के देखने का भी कोशिश करता है आखिर सब है कि नहीं है। जब उन्हें सब दिखाई पड़ता तो फिर से उस पर कूड़े कचरे डाल करके उस सब को छुपाने का कोशिश करता और फिर इधर घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद घर की सारी सफाई होता है। फिनाइल से काफ़ी बार घर को धोया जाता है। घर की सारी पेंटिंग भी होता है जो कहीं से भी कोई भी सबूत पुलिस वाले को नहीं मिल सके। लेकिन कहा भी जाता है कि क्राइम करने वाला लोग कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस आज न कल उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाते हैं। और फिर होता भी कुछ ऐसा है। जब पुलिस वाले उस माँ और बेटा को गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे घटनाक्रम के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उनका पिता का जो संबंध था उनके बेटी और उनके बहू के साथ था, जिस कारण से वो अपने बेटी और बहू पे गलत नज़र रखते थे, जिस कारण से आवेश में आकर के उनके साथ ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। पता ये भी चलता है कि अंजन दास जो था वो भी पहले से शादीशुदा था। वो बिहार के छपरा के रहने वाले थे। छपरा में ही उनकी पत्नी भी रह रही थी और जहाँ पे उनके 8 बच्चे भी थे। कई बार तो अपने पत्नी का जेवर चुरा करके उसको बेच करके वो पैसा अपने घर भेजा करते थे। जब पत्नी इस चीज़ों के बारे में पूछते थे तो वो बताते कि जो भी पैसा आया वो पैसा अपनी पहली पत्नी को भेजा। शायद ये बात तो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन जब अंजन दास द्वारा उनके बेटी और उनके बहू पे गलत निगाह दी गई उसके बाद जो घटनाक्रम होता है वो घटनाक्रम हर किसी को दहला दिया था। हालांकि आज की घटनाक्रम यहीं खत्म होता है, लेकिन इस तरह की घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है कि आज के समय में बेटियां कहाँ सेफ है। अगर माँ के गर्भ में नहीं, फिर अपने माता पिता के पास नहीं, तो फिर किन लोगों पे वो आंख बंद करके भरोसा और विश्वास करे, किनको अपना दुख शेयर कर सके। तो फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।